आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 16। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हेडिंग निकाल लीजिए, बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग? तो नाम पर क्या ऐसा फील हो रहा है कि शायद जब पीछे से बॉन्ड बनता होगा तो इसी फिनोमिना को हम बोलते होंगे बैक बॉन्डिंग, है कि नहीं। नाम पर क्या तो ऐसा ही फील हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, यदि आप चाहते हैं कि दो एटम के बीच में बैक बॉन्ड बने, दो एटम के बीच में चाहते हैं आप बैक बॉन्ड बने, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ए और बी के बीच में बैक बॉन्ड बने, तो दो एटम के बीच में पहले से ही एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। दो एटम के बीच में पहले से ही एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो दो एटम में से एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिसके पास लोन पेयर है अपना लोन पेयर शेयर कर देगा, अपना लोन पेयर शेयर कर देगा, और लोन पेयर के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्ड, तो बैक बॉन्ड यदि आप बनाना चाहते हैं तो दो एटम के बीच में पहले से एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देगा, और लोन पेयर के शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, अभी जो फ्रेंड आपका बैक बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड का ही एक टाइप है। जो आपका पाई बॉन्ड होता है उसी का टाइप है बैक बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, हमने पढ़ा था। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे भी देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, इसीलिए ये क्या है, पाई बॉन्ड का ही टाइप है। पर पाई बॉन्ड से वीक होता है, जो आपका बैक बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से वीक होता है। हम बैक बॉन्ड को एक और नाम से पहचानते हैं जो कि है फ्रेंड आपका पाई डेटिव बॉन्ड। पाई डेटिव बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। डेटिव बॉन्ड क्यों बोलते हैं, तो देखो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड कहते थे, याद है आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कुछ ऐसा ही होता था, एक एटम जो था अपना लोन पेयर शेयर करता था दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में, और तब जाके बॉन्ड बनता था। तो वहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता था, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता था, इसलिए हम उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। पर ये क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पाई डेटिव बॉन्ड, पाई डेटिव बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड को हम एक और नाम से पहचानते हैं, पाई डेटिव बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया क्या होता है बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड का मैं आपको डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ ताकि बाद में आप रिवाइज करें तो आपको काम आए। अब पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का ही टाइप है कि नहीं। तो अब पाई बॉन्ड which is formed, which is formed when electron pair of an atom share into vacant orbitals of adjacent atom। ऐसा पाई बॉन्ड
जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के कारण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। ठीक है। अभी जो बैक बॉन्ड है फ्रेंड, इसका बनने का एक कंडीशन भी है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा बैक बॉन्ड बने तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी है। क्या है कंडीशन? कंडीशन टू फॉर्म बैक बॉन्ड। देखो, जो आपका डोनर एटम है, जो आपका डोनर एटम है फ्रेंड, वो सेकंड पीरियड एलिमेंट का मेंबर होना चाहिए। जो आपका डोनर एटम है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। इन दोनों में से डोनर एटम कौन है? ये ए। जो भी आपका जो डोनर एटम है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। तो डोनर एटम शुड बी सेकंड पीरियड एलिमेंट। और जो आपका एक्सेप्टर एटम है, इन दोनों में से कौन है आपका एक्सेप्टर एटम? ये। तो जो आपका एक्सेप्टर एटम है वो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। जो आपका एक्सेप्टर एटम है वो सेकंड या थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। शुड बी सेकंड और थर्ड पीरियड। ठीक है। तो जो एक्सेप्टर एटम है वो सेकंड या थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो, ऐसा नहीं कि फ्रेंड डोनर एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड से होगा तो नहीं बनेगा। बैकबोन बन सकता है, बन सकता है। ये जो हमने कंडीशन लिखा है, एक अच्छा, एक एफिशिएंट, यदि हम बैकबोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कंडीशन लिखा है। अब देखो फ्रेंड, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो मतलब हमारे पास दो बैकबॉन्ड है। एक है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में बना है, और एक जो हमारा बैकबॉन्ड बनाया हुआ है वो सेकेंड पीरियड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बीच में बना हुआ है। तो क्या होगा फ्रेंड, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल के, दो एटम के ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो दो एटम के जो ऑर्बिटल का बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। यदि ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होता जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जाएगा। हमने पढ़ा था कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई से क्योंकि इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल के बीच, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जाएगा। इसीलिए जो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है वो कम होता रहेगा। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि दो एटम के बीच में अच्छा और एक एफिशिएंट बैक बॉन्ड बने तो ये कंडीशन है कि दोनों एटम जो है सेकंड पीरियड से होना चाहिए और एक्सेप्टर एटम जो है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि बैकबोन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि बैकबोन तब बनता है जब दो एटम के बीच में पहले से ही कोवलेंट बॉन्ड हो और इसमें एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जिसके पास लोन पेयर है वो अपने दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और बैक बॉन्ड बना देगा। और बैक बॉन्ड, यदि हम चाहते हैं कि एक अच्छा, एक एफिशिएंट बैक बॉन्ड बने तो हमें इन कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा कि दोनों एटम को सेकंड पीरियड का होना चाहिए और आपका जो एक्सेप्टर एटम है वो सेकंड पीरियड या तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ठीक है। चलिए, बताइए, इतना समझ में आया आपको बैक बॉन्ड के बारे में? ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो है BF3। हमें चेक करना है कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। BF है। ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है?
कि एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, हम पहले बाद में पता करते हैं। पहले देखो यहाँ पे फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे जो तीनों फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। और बैक बॉन्ड बनने की सबसे पहले कंडीशन नहीं है, यदि आप दो एटम के बीच में जाते हैं कि बैक बॉन्ड बने, तो उनके बीच में पहले से एक कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में आप बनाना चाहते हैं तो पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बनाना चाहते हैं तो पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बनाना चाहते हैं तो पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड है। और क्या कंडीशन है कि एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच बीच में बनाएंगे तो इसके पास लोन पेयर है, यदि इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो इनके पास इसके पास लोन पेयर है, यदि आप इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो इसके पास लोन पेयर है। मतलब एक एटम के पास तो लोन पेयर है, ठीक है। और क्या कंडीशन था कि दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होता है फ्रेंड वो होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s2 2s2 और 2p1, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p जिसमें 3 ऑर्बिटल होगा तो एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताइए फ्रेंड, क्या बोरोन अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके, क्या इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके वो बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाया और यहाँ पे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बोरोन ने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया होगा। इसमें से क्या करेगा वो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 2p में पहुंचा देगा। तो 1s2 2s1 और 2p2। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, बोरोन बॉन्ड बना रहा है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें देखो फ्रेंड, बोरोन का जो यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा sp2। आप फॉर्मूले की हेल्प से हाइब्रिडेशन निकालिए, बोरोन का हाइब्रिडेशन आएगा sp2। यदि sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है तो यहाँ पे बोरोन क्या करेगा, अपने एक s और 2p के ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर लेगा, एक s और p के 2 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर लेगा और बनाएगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेगा, समझ में आया। और एक क्या होगा, एक इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, समझ में आ रहा है। बोरोन अपने 3 ऑर्बिटल को मिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा और एक उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके साथ, दूसरा इसके साथ और तीसरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बताइए इतना समझ में आ रहा है। और देखो बोरोन के पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, मतलब हमें क्या चाहिए था कि एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल। यदि इन दोनों के बीच में आप बनाएंगे तो ठीक है, एक के पास वेकेंट दूसरे के पास लोन पेयर, इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो फिर भी एक के पास लोन पेयर दूसरे के पास वेकेंट, इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो एक के पास लोन पेयर दूसरे के पास वेकेंट। और कंडीशन क्या था कि डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम जो है, आपका जो डोनर एटम है और एक्सेप्टर एटम जो है वो सेकंड पीरियड, दोनों एटम सेकंड सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और एक्सेप्टर एटम जो है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का भी हो सकता है। देखो दोनों एक्सेप्टर दोनों जो है आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो आएगा ये जो डोनर एटम है अपना लोन पेयर जो है इस बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, एक बैक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। समझ में आया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं सर इसी फ्लोरीन ने इस बोरोन के साथ क्यों बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन भी बना सकता है इसके पास भी लोन पेयर है, ये फ्लोरीन भी बना सकता है इसके पास भी लोन पेयर है। तो आप फ्रेंड बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ऐसा होगा भी, ये भी फ्लोरीन इसके साथ बैक बॉन्ड बनाएगा और ये भी फ्लोरीन इसके साथ बैक बॉन्ड बनाएगा। अब दिक्कत क्या है फ्रेंड कि बोरोन के पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है, और एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल पे वो एक ही लोन पेयर को रख सकता है। तो तीनों फ्लोरीन साथ में नहीं बनाएंगे, क्या करेगा, पहले ये फ्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, फिर क्या करेगा, अपने लोन पेयर को हटा लेगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा।
फिर ये अपने लोन पेयर को हटा लेगा, ये अपने लोन पेयर को डिवाइड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो तीनों मिलकर साथ में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो यहाँ पे पाई बॉन्ड साथ मिले एक एक करके, मतलब जो बैक बॉन्ड है इसकी पोजीशन क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, तो बैक बॉन्ड जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, ऐसे बैक बॉन्ड को हम बोलते हैं डीलोकेलाइज बैक बॉन्ड। यहाँ पे बैक बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगा, कभी ये फ्लोरीन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, कभी ये फ्लोरीन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, कभी ये फ्लोरीन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, तो बैक बॉन्ड का जो पोजीशन है चेंज होता रहेगा, ये बैक बॉन्ड जो है डीलोकेलाइज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो कभी बैक बॉन्ड यहाँ पे, कभी बैक बॉन्ड यहाँ पे, और कभी बैक बॉन्ड यहाँ पे, इस तरीके से क्या करेगा, बैक बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, इसको हम, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीलोकेलाइज बैक बॉन्ड। बताइए फ्रेंड, समझ में आया क्या होता है बैक बॉन्ड, समझ में आया है ना इसमें? चलिए इसका अब एप्लीकेशन देखते हैं कि बैक बॉन्ड का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, तो मिटा दो इसको। तो अगला हेडिंग आप लगाइए, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। सबसे पहला एप्लीकेशन जो फ्रेंड इसका वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर्स इन बोरोन हैलाइड्स। कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिक कैरेक्टर इन बोरोन हैलाइड। तो कौन कौन से बोरोन के हैलाइड्स होते हैं, तो BF3 होता है, और BCl3 होता है, BBr3 होता है, और BI3 होता है। तो इनके बीच में हमें क्या करना है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। अब देखो फ्रेंड, क्या होता है लुईस एसिड, क्या होता है लुईस बेस, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सीखेंगे कि लुईस एसिड किसे कहते हैं, लुईस बेस किसे कहते हैं, वैसा तो हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो अच्छा लुईस एसिड होगा फ्रेंड, अच्छा लुईस एसिड हम उसको बोलेंगे जिसमें सेंट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसमें सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसमें सेंट्रल एटम के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा। क्यों ऐसा, तो लुईस एसिड या अच्छा लुईस एसिड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो अच्छा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत हो, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत रहेगी, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो यदि हमें लुईस एसिड कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और जो उसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम, ठीक है। चलिए तो हम, यदि हमें इन सब में लुईस एसिड कैरेक्टर कंपेयर करना है तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पहले कंपेयर करेंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर आएगा वही लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर भी आ जाएगा। तो BF3 में देखिए बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है कि नहीं। BCl3 में बोरोन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, BBr3 में बोरोन के साथ 3 ब्रोमीन अटैच है, और BI3 में बोरोन के साथ
3 आयोडीन अटैच। ठीक है, अब देखिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और ये तीनों मिलके बोरोन के ऊपर क्या करेंगे, बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तीनों मिलकर क्या करेंगे, बोरोन के ऊपर के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे। जैसे एक फ्लोरीन इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करेगा, बाकी 2 मिनट इसको करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लोरीन भी यही काम करेगा, क्लोरीन भी क्या करेगा, बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करेगा, पर फ्लोरीन से कम। तो क्लोरीन भी बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पर फ्लोरीन से कम। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है। ठीक है ना, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ये कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन भी क्या करेगा, इस बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ब्रोमीन भी क्या करेगा, बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पर क्लोरीन से कम। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन से कम है। समझ में आ रहा है? और आयोडीन भी बनाएगा, पर आयोडीन ब्रोमीन से भी कम बनाएगा। ठीक है, बताइए इतना समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सराउंडिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे या पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करेंगे। सबसे ज्यादा कौन पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ये फ्लोरीन, और सबसे कम आयोडीन। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा बोरॉन होगा, मेरे ख्याल से तो ये। तो इस केस में सबसे ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये जो होगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इस केस में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर पता करें, तो सबसे ज्यादा होगा फ्रेंड आपका BF3, फिर BCl3, फिर BBr3, और फिर आपका BI3। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर। और क्योंकि हमारा लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, लुईस एसिड कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा BF3 का, फिर BCl3 का, फिर BBr3 का, और सबसे कम होगा BI3 का। ठीक है, समझ में आता है? तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का यदि ये ऑर्डर होगा, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर का भी यही ऑर्डर होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, यदि आपका भी यही आंसर था फ्रेंड, ये एक गलत आंसर है। हाँ, यदि आपका भी यही आंसर था, ये एक गलत आंसर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला है ये भी आपका गलत आंसर है। ऐसा क्यों सर? देखो, अभी जो आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर निकाला फ्रेंड, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे निकाला है। सिर्फ आपने क्या क्या किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर किया है। पर आप भूल रहे हैं कि फ्रेंड यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी है। और बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये फ्लोरीन भी क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये फ्लोरीन भी अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा।
लोन पेयर डोनेट करेगा तीनों मिलकर, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था उसको डिक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। यहाँ पे भी यही करेगा, क्लोरीन जो है अपने लोन पेयर को जैसे यहाँ पे डोनेट करेगा, तो लोन पेयर किसके कहाँ पे डोनेट कर रहा है, बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। अब बोरोन के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो बोरोन के पास था, अब जैसे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लोग डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था वो तो डिक्रीज होगा नहीं होगा फ्रेंड, होगा। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्यों? देखो यहाँ पे जो है आपका बोरोन है सेकेंड पीरियड का, और क्लोरीन भी है सेकेंड पीरियड का, ये आपका है सेकेंड पीरियड का, और ये आपका थर्ड पीरियड का, ये आपका सेकेंड पीरियड का, और ये आपका फोर्थ पीरियड का। तो एफिशिएंट यदि आप बैक बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे अच्छा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और इसमें भी कुछ हद तक तो बैक बॉन्डिंग होगा, भले उतना एफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, और इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है ये आपका फिफ्थ पीरियड का, और ये है आपका सेकेंड पीरियड का। ठीक है ना, तो इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। और यहाँ पे आयोडीन का साइज इतना बड़ा हो गया है कि दो एटम के बीच में ऑर्बिटल के बीच का इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि आयोडीन अपना लोन पेयर जो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। यहाँ पे इन तीनों में बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, जो भी एटम के ऊपर, जो भी सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है डिक्रीज होगा। अब देखते हैं कि सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, इसको मिटा दो फ्रेंड। वैसे तो आपको पता है कि 2p और 2p में सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, फिर 2p और 3p में, और 2p और 4p में भी बैक बॉन्डिंग तो हो रहा है, पर उतना एफिशिएंट नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत तो हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव चार्ज तो कम करेगा ही बैक बॉन्डिंग, है कि नहीं? तो देखिए BF3, यहाँ पे देखो दोनों ऑर्बिटल का जो साइज है वो इक्वल है, तो क्या करेगा, बड़ी आसानी से अपने लोन पेयर जो है यहाँ पे डोनेट कर देगा, है कि नहीं? और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर दोनों ऑर्बिटल का जो साइज है वो क्या है, इक्वल है। यदि हम बात करें BCl3 की, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके ऑर्बिटल का साइज जो है बड़ा है, और BF3 का ऑर्बिटल का साइज छोटा है। यहाँ पे लोन पे डोनेट तो कर देगा, पर यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इससे कम होगा। ठीक है, और जो आपका ब्रोमीन है, उस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, सबसे कम होगा, है कि नहीं? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छा बैक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम है तो सबसे वीक बैक बॉन्ड बनेगा। और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, या जितना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर पाएगा, मतलब उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, पर इससे थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, ठीक है ना? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, पर इससे थोड़ा सा कम, और यहाँ पे तो पॉजिटिव डिक्रीज ही नहीं होगा, जितना आयोडीन ने इसके ऊपर बना के रखा था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यदि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑर्डर बताया फ्रेंड, अब जब हमने बैक बॉन्ड को कंसीडर कर लिया तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बताइए Bi3 होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है। उसके बाद आपका Br3 होगा, यहाँ पे कुछ ही हद तक बैक बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, जब एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है कम तो होगा पर उतना कम नहीं होगा, तो होगा आपका Br3, फिर BCl3,
और फिर BF3, ठीक है। जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर होगा वही हो जाएगा लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होगा सबसे ज्यादा होगा Bi3 का, फिर BBr3 का, BCl3 का, और सबसे कम होगा BF3 का। ये होगा सही लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखना ये आपका सही ऑर्डर नहीं है। अब जो स्टूडेंट बैक बॉन्डिंग परीक्षा नहीं जा रहा है वो तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन करेगा और इसको एग्जाम में टिक करके आएगा। और एग्जाम में इतना चालाक होता है कि ऑप्शन जरूर बना के देगा और सबसे पहला ऑप्शन ही यही देगा। तो याद रखना ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये सही है। ठीक है, बोरोन को देखते ही आपके माइंड में फ्रेंड आना चाहिए बैक बॉन्डिंग। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग यदि किसी में होता है तो बोरोन में ही होता है। जब भी कभी आपको बोरोन दिखे तो फट सेंस होता है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातों को मैं आपको पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा देता हूँ ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको याद आए। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन decreases and hence Lewis acidic characters also decreases। ठीक है, या हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में भी आप लिख सकते हैं एस साइज ऑफ halogens increases extent of overlapping decreases and hence चल गया साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, extent of overlapping decreases and hence Lewis acidic character। लुईस एसिडिक कैरेक्टर्स, या पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का देते हैं। एज द साइज ऑफ हाइड्रोजन increases, extent of overlapping decreases and electron deficiency increases and hence Lewis acidic characters increases। ठीक है, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण BF3 में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाता है और लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। या आप हैलोजन के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसा बोलेंगे, जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन बढ़ता जाता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कम होता जाता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होने के कारण लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा पहला एप्लीकेशन।
अब हम करेंगे अपना सेकंड एप्लीकेशन, जो कि है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारा वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड। जैसे हमें कंपेयर करना है कि BF3 और BF4 में कहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ा है और कहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो बॉन्ड लेंथ को फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं, याद है मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाया था कि बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बॉन्डेड एटम है वो सेम है कि अलग अलग है। जो हमारा बॉन्डेड एटम है वो सेम है कि अलग अलग है। यदि बॉन्डेड एटम अलग अलग होता है तो उस केस में हमारा बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के, है कि नहीं। तो यदि बॉन्डेड एटम सेम हो जाए तो उस केस में हम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं। जब हमारा बॉन्ड लेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तब हम बॉन्ड लेंथ को परसेंटेज एस करेक्टर से निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्डेड एटम सेम है तो इस केस में जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा हम किससे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से निकालेंगे। हम दोनों का बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे और फिर हम इस हिसाब से अपने क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए फिर परसेंटेज एस। तो पहले BF3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया BF4 का स्ट्रक्चर। ठीक है चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो फ्रेंड, पहले तो हमें देखना है कि हमने सारे के सारे बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे शायद बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो पता नहीं, पर अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे बैक बॉन्ड बनता है। और क्योंकि बैक बॉन्ड एक पाई बॉन्ड का ही टाइप है, या आप सोच लीजिए बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड ही है। तो पाई बॉन्ड के कारण क्या बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट नहीं करता है, पाई बॉन्ड के कारण जो बॉन्ड ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता है। चेंज होता है नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है जो कि अभी हमें दिख रहा है बोरोन और फ्लोरीन के बीच में 1 है, शायद 1 नहीं होगा, शायद 1 नहीं होगा। कैसे, ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे बैक बॉन्ड बनाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे बैक बॉन्ड बनाएगा और ये फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो बैक बॉन्ड क्या तीनों बैक बॉन्ड एक साथ में बनेगा, नहीं, एक ही बैक बॉन्ड है पर 3 अलग अलग पोजीशन पे बनेगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, है कि नहीं। एक ही बैक बॉन्ड जो है 3 अलग अलग पोजीशन में बनेगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो इस केस में तो हम बॉन्ड ऑर्डर फील्ड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा दिख रहा है, चाहे बैक बॉन्ड यहाँ पे हो, चाहे बैक बॉन्ड यहाँ पे हो, चाहे बैक बॉन्ड यहाँ पे हो, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड तो हमेशा ही है। और इसके बाद एक बॉन्ड 3 जगह पे बढ़ रहा है, 1 2 3। इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.33 होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो पहले हमें चेक करना है फ्रेंड, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। यदि बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कुछ और आएगा, और यदि बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर कुछ और आएगा। पहले हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। इसका यदि हम ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाए, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 1। तो क्या बोरोन इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास 4 बॉन्ड है, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर रहा है। देखो 1s में 2, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के
2p में चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 अनपे इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अब यदि आप बोरॉन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो निकल के आएगा sp3। ठीक है, आप फॉर्मूले की हेल्प से बोरॉन का हाइब्रिडेशन निकालिए, sp3 निकल के आएगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशन मतलब s का 1 और p का 3। यहाँ पे क्या होगा, s का 1 और p का 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और इसमें 3 अनपे इलेक्ट्रॉन होगा और एक जो होगा वेकेंट होगा। तो देखो, एक अनपे इलेक्ट्रॉन का स्पंद के ये वाला बॉन्ड बनाएगा, दूसरे अनपे इलेक्ट्रॉन का स्पंद के ये वाला बॉन्ड बनाएगा, और तीसरे अनपे इलेक्ट्रॉन का स्पंद के ये वाला बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इस वेकेंट ऑर्बिटल की हेल्प से क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड बना लेगा। कैसे, ये जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और इस बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस केस में जो बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था वो भी यूज हो गया बॉन्ड बनाने के केस में। फ्लोरीन ने क्या किया, इस वेकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है। अब ये बैक बॉन्ड नहीं है, बैक बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एटम के बीच में पहले से ही एक बॉन्ड हो। जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं था, तो ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, देखो। अब इस फ्लोरीन के पास क्या था, एक लोन पेयर था, और इस लोन पेयर ने इसने क्या किया, इसके वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट कर दिया। इन दोनों के बीच में पहले से बॉन्ड था क्या, नहीं, ये वाला बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बैक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बैक बॉन्ड में पहले से इन दोनों के बीच में बॉन्ड रहता है, और फिर उसके बाद जो लोन पेयर होता है वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था ही नहीं। तो फ्लोरीन ने क्या किया, इसका वेकेंट ऑर्बिटल देखा और वहां पे अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया और बॉन्ड बना लिया। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी अब तो बची ही नहीं। क्यों, सराउंडिंग एटम के पास अभी भी लोन पेयर है, एक एटम के पास लोन पेयर तो है पर दूसरे एटम के पास तो अब वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर डोनेट कहाँ पे करेगा, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको जितना बॉन्ड दिख रहा है उतना ही बॉन्ड होगा। तो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.33 है। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इससे, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है फ्रेंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, या इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो इसका बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना देखना है। मैंने अभी अभी आपको बताया फ्रेंड, जब भी आप बोरोन देखें ना, पहले आपको यही सोचना है शायद यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग या मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो बोरोन के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलिए समझ में आया, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आप करके बताइए। तो क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। कंपेयर बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन BOH राइस BOH 4 माइनस। तो इनमें आपको क्या करना है, बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, BOH OH 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 OH। ठीक है, तो बताइए, तो देखो इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, डोनेट करके बैकबोन बना सकता है, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करके बैकबोन बना सकता है, बैकबोन बना सकता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो फिर से फ्रेंड बॉन्ड ऑर्डर
बोरोन ऑक्सीजन के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड तो होगा ही, और एक बॉन्ड जो है तो 3 जगह पे बट रहा है, तो 1.33। यहाँ पे देखो बोरोन 3 बॉन्ड बना चुका है और एक और बॉन्ड बना रहा है, तो ये OH वाला बॉन्ड कैसे बना होगा, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा जो कि इसके वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट कर दिया होगा और ये वाला बॉन्ड बनाया होगा। यहाँ पे क्या है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, मतलब ये चौथा जो ऑर्बिटल था वेकेंट ऑर्बिटल, उसका भी इस्तेमाल इसने कर लिया ये बॉन्ड को बनाने के लिए, या इसमें से कोई भी एक बॉन्ड को बनाने के लिए। इस केस में इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर है सीधा सीधा 1 हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ यदि हम कंपेयर करें तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो इसका बॉन्ड लेंथ कम, और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप बताइए, कंपेयर बोरोन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग, BnR2 3, BHnR2 twice और BH2nR2। तो सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, BnR2, ठीक है, बताइए। तो देखो हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर, वेकेंट ऑर्बिटल। जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास तो एक वेकेंट ऑर्बिटल होता ही है, तो लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड बॉन्ड। तो देखो बोरोन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड तो है ही, और एक बॉन्ड 3 जगह पे बट रहा है 1/3। एक बार में एक ही बैक बॉन्ड बनेगा, तीनों जगह पे तीन साथ में बैक बॉन्ड नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो एक बॉन्ड 3 जगह पे, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर आया 1.33। इसमें बताइए, तो एक बॉन्ड तो ही और एक बॉन्ड 2 जगह पे, तो 1.5, और इस केस में बोरोन नाइट्रोजन के पास सॉरी 2 बॉन्ड है ना, एक तो ये और एक आपका बैक बॉन्ड, एक ये और एक बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड इधर ही पे यहीं पे जाएगा ही नहीं, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। बताइए समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33, 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 2। यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ चुका है तो बॉन्ड लेंथ आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो आपका जब बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आया वो क्या आया, सबसे ज्यादा NH2 NR2, फिर BHnR2 ट्वाइस, और फिर आपका BnR2। किसका ऑर्डर आया, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो NH2 NR2 BHnR2 और BnR2।
ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। जब भी आप बोरोन देखना फ्रेंड, जब भी आप बोरोन को देखना तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यदि है तो उस हिसाब से फिर आप बैक बॉन्ड बनाना और फिर अपना आंसर देना, जो भी पूछे बॉन्ड डेथ कंपेयर कराए या एसिडिक लुईस एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कराए, कुछ भी कंपेयर कराए, तो पहले बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी ढूंढना है। जब आपका बैक बॉन्डिंग आपको मिल जाए फिर आपको अपना आंसर देना। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा एप्लीकेशन, जो कि है पोलर और नॉन पोलर नेचर। पोलर, सॉरी पोलर लिख दिया, प्लेनर और नॉन प्लेनर नेचर। प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेचर। ठीक है, तो हमें बताना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप बताइए फ्रेंड, NCH3 ट्राइस प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, और बताइए कि NSiH3 ट्राइस प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो आप बोलेंगे सर इसका हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे और हमारा H का वैल्यू आएगा 4 और H का वैल्यू 4 निकाल, यहाँ पे आ जाएगा sp3 और sp3 में जो शेप बनता है वो बनता है टेट्राहाइड्रल, और क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे देखिए N लोन पेयर SiH3 ठीक है। और ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, मैंने आपको सिखाया था ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में होगा पर नाइट्रोजन जो होगा प्लेन से बाहर होगा। NH3 में शायद मैंने आपको सिखाया था कि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन जो होता है प्लेन से बाहर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर तो है ही नहीं। यदि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता तो हो जाता। यदि आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कार्बन के पास क्या है, 4 ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, और चारों ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लिया उसने। एक ऑर्बिटल के इस्तेमाल से उसने ये बॉन्ड बनाया है, और 3 ऑर्बिटल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था इसका इस्तेमाल करके उसने ये बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके इसने ये बॉन्ड बना लिया, और 4 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ये बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है पर कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में देखिए फ्रेंड, क्या सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको मिटा दूं। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 और ग्राउंड स्टेट इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो 1s में 2 और 2s में भी 2 2p में 6 और 3s में 2 और 3p में भी 2 3p में भी 2 और साफ साफ हमें दिख रहा है
कि सिलिकॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से बॉन्ड नहीं बनाया है, क्योंकि इस केस में इसका 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसने यूज किया होगा। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब 3s में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3p में चले जाएगा। अब देखो इसके 4 ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड, अपने एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड, और इसका 3 हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन के इसने क्या किया होगा, एक एक ऑर्बिटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया होगा। तीनों हाइड्रोजन के लिए क्या किया होगा, एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया होगा। इस तरीके से सिलिकॉन ने अपने 4 ऑर्बिटल की हेल्प से यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया होगा। तो अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हमें लग नहीं रही है, क्योंकि सिलिकॉन के पास तो हमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है और इसके पास तो लोन पेयर भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके पास लोन पेयर हो और इसके पास वेकेंट नाइट्रोजन, तो इसके पास तो लोन पेयर था ही नहीं और इसके पास भी नहीं है, तो लोन पेयर तो इसी के पास है, इसी के पास लोन पेयर है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था, क्योंकि नहीं है। ठीक नहीं, नहीं है, नहीं फ्रेंड है, आपको दिख नहीं रहा है पर है। जो आपका थर्ड शेल होता है उसमें 3 सब शेल होता है, एस पी डी। तो एस और पी को तो आप देख रहे हो, बट डी को तो नहीं देख रहे हो। डी भी तो है और डी में 5 ऑर्बिटल है और पांचों के 5 ऑर्बिटल पूरा खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अपने लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बैक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बैक बॉन्ड बनेगा। और क्योंकि बैक बॉन्ड तभी बन सकता है जब आपका दोनों ऑर्बिटल, लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है बैक बॉन्डिंग के कारण जो है आपका प्लेनर बन जाएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है फ्रेंड NH3 सॉरी NSiH3, हम तो सोच रहे थे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, क्योंकि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ना होकर ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्ड बनाने में, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्ड बनाने में खर्च होगा, क्योंकि लोन पेयर बैक बॉन्ड बनाने में खर्च हो रहा है, इसलिए आप लोन पेयर को क्या करोगे, लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करोगे। लोन पेयर चल गया तो 1 2 3, तो 3 के साथ हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp2। इसके केस में आप लोन पेयर को काउंट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन है sp3, क्योंकि लोन पेयर एज इट इज है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो बैक बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो लोन पेयर को आप काउंट नहीं करोगे, तो 1 2 3 और 3 जब sp2 हो जाए आपका हाइब्रिडेशन, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर। ये जो है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग के कारण जो है ये जो है आपका वो क्या था, पहले था नॉन, ये होना चाहिए था इसको नॉन प्लेनर, पर क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है इसलिए क्या बन जाएगा आपका ये प्लेनर, और ये नॉन प्लेनर ही होगा। तो दिखने में दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकली दिखते हैं, पर क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था इसलिए आपका क्या रह गया, नॉन प्लेनर ही रह गया। क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी थी, तो आपका क्या बन गया, प्लेनर बन गया। ठीक है, ठीक है ना, चलिए इसको मिटा दूं, थोड़ा बहुत मैं आपको पॉइंट भी लिखा देता हूँ ताकि आप रिवीजन करें तो आपकी हेल्प हो जाए। यदि हम बात करें NCH3 ट्वाइस के लिए, तो ड्यू टू नो वेकेंट ऑर्बिटल्स इन कार्बन,
नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग लीजिए ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, ठीक है ना। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ vacant orbitals on carbon, no back bonding possible, ठीक है। ये जो आपका क्या है, एक नॉन प्लेनर है। क्यों नॉन प्लेनर है? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। ये हम बात करें NSiH3 का, ये क्या है, प्लेनर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant orbital on Si, back bonding is possible, ठीक है। बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, इसलिए जो आपका ये है, ये एक प्लेनर है, एक प्लेनर है, और ये जो आपका क्या है, नॉन प्लेनर है। बताइए, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बैक बॉन्डिंग के एक दो छोटे छोटे एप्लीकेशन और बच गया है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा चौथा एप्लीकेशन है बैक बॉन्डिंग का, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स। तो कार्बीन किसे कहते हैं? जैसे आपका CH2 है, ये कार्बीन है, CF2 जो है ये आपका कार्बीन है, और CCl2 ये आपका कार्बीन है। जब कार्बन दो बॉन्ड बनाता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है और कोई भी चार्ज ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कार्बीन्स बोलते हैं। जैसे ये आपका कार्बीन है, ये आपका कार्बीन है, ये आपका कार्बीन है। इसमें हमें क्या करना है, इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें यहाँ पे होगा इसके पास लोन पेयर H और H, लोन पेयर F और F, और यहाँ पे देखिए ठीक है। अब इन तीनों में देखिए फ्रेंड, इन तीनों में जो कार्बन है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें भी कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसमें भी कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तीनों में कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अब कार्बन के पास लोन पेयर है, पर कार्बन खुद का लोन पेयर थोड़ी ना वेकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा, वो तो दूसरे एटम का लोन पेयर, कोई दूसरा एटम जो होता है वो कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करता है ना। एक होता है डोनर एटम और दूसरा होता है एक्सेप्टर एटम। तो ये खुद ही डोनर और खुद ही एक्सेप्टर तो नहीं हो जाएगा, ये तो एक्सेप्टर है, डोनर किसी और को होना चाहिए था। जैसे हाइड्रोजन डोनर हो सकता था यदि इसके पास लोन पेयर होता, नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के पास फ्रेंड क्या है, लोन पेयर है। इस फ्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर है।
यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जो फ्लोरीन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्ड बना लेगा। ये क्लोरीन भी इसके वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को डोनेट करके क्या करेगा, बैक बॉन्ड बना लेगा, है कि नहीं। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना समझ में आया बताइए फ्रेंड, इतना समझ में आया आपको? तो क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। क्यों? देखो केमिकल बॉन्डिंग के सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है, और जो जिस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल बनते जाता है। तो बॉन्ड किस बात को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। यदि मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का नंबर ज्यादा है या बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उस मॉलिक्यूल के जो दो एटम उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं बन रहा है तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ये तो सबसे नीचे होगा, है कि नहीं। यदि हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे कम स्टेबल आपका CH2 होगा, इसमें कोई भी बैक बॉन्ड नहीं बन रहा है, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब देखते हैं कहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। तो देखो सेकंड पीरियड का तो यहाँ पे दो सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में बैक बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे एक है आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट और एक है आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट। आप ही बताइए, अभी अभी फ्रेंड हमने पढ़ा था कि जब सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में बैक बॉन्ड बनता है, और जब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में बैक बॉन्ड बनता है तो कहाँ पे अच्छा बैक बॉन्ड बनता है, कहाँ पे एफिशिएंटली बैक बॉन्डिंग होती है, जब सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड बनता है तभी अच्छा बैक बॉन्ड बनता है। लेकिन तो इस केस में सबसे अच्छा बैक बॉन्ड बनेगा, और दो एटम के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में CF2 सबसे आगे, तो इसके बाद आपका CF2, इसका CCl2 और फिर आपका CF2 सबसे आगे। समझ में आया? बताइए समझ में आ रहा है? तो CF2 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे सबसे एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा है, बैक बॉन्ड नहीं बन रहा है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का क्या बैक बॉन्ड बन रहा है। तो जितना ज्यादा दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता है और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो CF2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? सबसे एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन vacant orbitals of carbon and full filled orbitals of fluorine CF2 is more stable। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आपका? CF2। इसका रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग। इसमें सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, और इसमें क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो बॉन्ड का नंबर बढ़ नहीं रहा है। यदि बॉन्ड का नंबर या बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ रहा है जिस कारण क्या हो रहा है, ये जो है आपका सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग की हेल्प से कार्बन की स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक हो ना। चलिए, इसका एक और एप्लीकेशन है फ्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ
CH Cl3 एंड CHF3। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है कि CH Cl3 और CHF3 में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो, एसिड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो कंपाउंड H प्लस को लूज करे, जो कंपाउंड H प्लस को लूज करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। यदि ये कंपाउंड H प्लस को लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CCl3 बच जाएगा, ठीक है नहीं, CCl3 यहाँ पे बच जाएगा। और यदि ये कंपाउंड CHF3 यदि H प्लस को रिलीज कर देगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CF3, और यहाँ पे कार्बन के पास आ जाएगा लोन पेयर, तो यहाँ पे भी कार्बन के पास आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जैसे ये H प्लस बन के निकलेगा, ये H प्लस बन के निकलेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी H प्लस बन के निकलेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कार्बन के पास लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे भी कार्बन के पास लोन पेयर है। अभी हमें इसका और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। हम कैसे कंपेयर करते हैं, इसको काफी डिटेल में हमने सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी किसी एसिड का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस हम उसको बोलते हैं जब एसिड H प्लस को रिलीज कर देता है। जैसे ये एसिड है, इसने H प्लस को रिलीज कर दिया है, उसके बाद ये जो बच गया इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो हमें कंपेयर करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, तो हम उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से सुनना फ्रेंड, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमें पता करना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, तो हम इन दोनों में देखेंगे कौन ज्यादा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, देखो इसको क्या करना है, H प्लस को रिलीज करके अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, इसको भी H प्लस को रिलीज करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यदि H प्लस रिलीज करने के बाद ये अनस्टेबल हो जाए, मतलब पहले स्टेबल था और H प्लस रिलीज होने के बाद अनस्टेबल हो जाए, तो क्या उसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, क्या जानबूझ के अनस्टेबल बनना चाहेगा, नहीं, ये तो स्टेबल बनना चाहता है। यदि H प्लस को लूज करने के बाद यदि स्टेबल बन रहा होगा तभी तो H प्लस को छोड़ेगा। यदि H प्लस को लूज करने के बाद ये अनस्टेबल बन रहा है तो क्यों जानबूझ कर अनस्टेबल बनेगा, है कि नहीं। अब इन दोनों में से जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही आसानी से अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा अपने कॉन्जुगेट बेस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि हम इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है फिर ना, कि जो इनका कॉन्जुगेट बेस बना है उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका आप क्या कीजिए, एसिडिटी कंपेयर कीजिए। तो पहले CCl3 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, Cl हाँ और Cl। ठीक है, देखिए अब इस कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास कब वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जब वो दो बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो, जब वो दो बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो तब उसके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देता हूँ, जैसे C6 तो 1s2 2s2 और 2p2, देखो 1s में 2 2s में 2 देखो ये लोन पेयर कार्बन के पास है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसने ये वाला बॉन्ड बनाया, दूसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसने ये वाला बॉन्ड बनाया। अब देखो कार्बन के पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास कब वेकेंट ऑर्बिटल होगा, कार्बन के पास कब वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जब कार्बन दो बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो। इस केस में कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया है और एक उसके पास लोन पेयर है। यदि तीन बॉन्ड बनाए तो तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए,
देखो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहाँ पे भेज देगा, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, मतलब इसके पास कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसने ये वाला बॉन्ड बनाया है, दूसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसने ये वाला बॉन्ड बनाया है, और तीसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाया है। तो फिर इसके पास लोन पेयर कैसे आया, आप यही सोच रहे हैं ना। अब तो आखिरी सेल में एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसने क्या किया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस बन के निकला है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया है, तो कार्बन को मिल गया, तो कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को अपने इस ऑर्बिटल में रख लिया, और इस तरीके से कार्बन के पास आ गया लोन पेयर। इस बार कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कब होगा कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, जब कार्बन 2 बॉन्ड बना ले और कार्बन के ऊपर लोन पेयर हो। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, इसके पास अब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो देखिए क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? देखो पहले इसमें देखते हैं, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर तो है, पर फ्लोरीन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s2 2s2 और 2p5। इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। तो देखो इसके आखिरी शेल में 3 लोन पेयर है और एक अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसने अलग बॉन्ड बनाया है, और इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर है, और इसके पास भी क्या है, 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और कार्बन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दोनों के पास लोन पेयर है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं, है कि नहीं फ्रेंड, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नो वेकेंट ऑर्बिटल। यदि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्या बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे बताइए, तो देखो कार्बन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जब आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो आखिरी शेल का यदि आप ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो 3s में 2 और 3p में 5। तो आप बोलेंगे सर कहाँ है इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका अलग बॉन्ड बनाया है, और इसके पास 3 लोन पेयर है। ठीक है सर, 3 लोन पेयर तो हमें दिख रहा है और बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है, और आप बोल रहे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है फ्रेंड। देखो तीसरे शेल में 3 सब शेल होता है ना, तीसरे शेल में कितना, 3 सब शेल होता है, तो इसके पास डी सब शेल भी जो होगा, डी सब शेल भी इसके पास होगा ना, और जो कि पूरा खाली होगा, तो डी जो सब शेल पूरा खाली है इसलिए इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जबकि सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होता है, एस और पी, जो कि पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पे जो डी सब शेल है पूरी तरीके से खाली है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। एक कार्बन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, ये कार्बन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, ये कार्बन अपना लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। और यदि लोन पेयर को वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने से मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा फ्रेंड बताइए, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, यदि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, यदि ये ज्यादा स्टेबल है फ्रेंड इससे, तो Cl3 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा इससे ज्यादा होगा, ठीक है। यदि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इससे ज्यादा होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ही ज्यादा, उसका उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड पीरियड एलिमेंट है यहाँ पे, थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, वेकेंट
यहाँ पे फ्रेंड वेकेंट वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, और बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, और बैक बॉन्डिंग होने के कारण क्या है, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए रिलेटिवली लेस स्टेबल। ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। CH Cl3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, CHF3 से। CHCl3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा CHF3 से। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लेंगे? तो यही फ्रेंड हमारा बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अब बैक बॉन्डिंग की तरह एक और बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या? ब्रिज बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जब आए हैं तो आ भी सकते हैं फिर से, है कि नहीं? मिटा दो इसको। तो अगला हेडिंग आप लगाइए, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड क्या होता है? ब्रिज बॉन्ड तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल के बीच में ब्रिज का काम करे। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल के बीच में ब्रिज की तरह काम करे, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। और जो ब्रिज बॉन्ड होता है फ्रेंड, जो आपका ब्रिज बॉन्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसका आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो formed by electron deficient species to form dimer and a dimer or ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होता है ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं ताकि अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सके। अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए बी BH3। तो यहाँ पे देखो ये बोरोन है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसके पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब पता चलेगा। देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे आपको दिख रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना के रखा है। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में 2, 2s में से
देखो, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस ऑर्बिटल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, एक हाइड्रोजन का, इसमें भी 2 हाइड्रोजन का, और एक, इसके पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। क्या 8 है क्या? नहीं, 8 से कम है, 8 से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या बनता है, ब्रिज बॉन्ड बनता है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ये है ब्रिज बॉन्ड, और ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्रेंड आपका ब्रिज बॉन्ड। ये जो दिख रहा है नहीं वाला बॉन्ड, ये है ब्रिज बॉन्ड। अब कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझिए, ये हाइड्रोजन जो है इस बोरोन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इस बोरोन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन जो है इस बोरोन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इस बोरोन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है इसी को हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड कैसे बनता है उसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप मुझे क्वेश्चन सोच रहे हैं सर कैसे हाइड्रोजन, कैसे जब इसके साथ जुड़ा हुआ तो कैसे कैसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आपको समझ में आया? ये है ब्रिज बॉन्ड और ये है ब्रिज बॉन्ड, ये भी है ब्रिज बॉन्ड, ये भी है, ये दोनों मिला के ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है अपना ब्रिज बॉन्ड बना के अपने आप को डाइमर और पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। डाइमर मतलब अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना, और अपने जैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। यहाँ पे बोरोन ने क्या बनाया है, डाइमर बनाया है, और इसको हम बोलते हैं डाई ब्रोमीन, इसको हम बोलते हैं डाई ब्रोमीन, डाई ब्रोमीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B2H6, B2H6 का फॉर्मूला होता है, 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं डाई ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कैसे बनता है। ये आपका ब्रिज बॉन्ड इतना सिंपल दिख रहा है फ्रेंड, इतना सिंपल है नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। यदि आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे बोरोन का, तो बोरोन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp2। यदि हम एक्साइटेड स्टेट इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बनाए, 1s में 2, 2s में 1 और 2p में 2, यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और यहाँ पे बनेगा आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे बोरोन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, बोरोन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, 1 2 3। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है बोरोन, तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी। यहाँ पे इतना बॉन्ड बनेगा, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है, जो बोरोन के पास ऑर्बिटल है ये डीलोकलाइज ऑर्बिटल है। डीलोकलाइज ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इस ऑर्बिटल का जो पोजीशन है फिक्स नहीं है, कभी इधर आ जाएगा और कभी इधर आ जाएगा।
ठीक है, एक ऐसा डीलोकलाइज ऑर्बिटल है, कभी यहाँ पे 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 फिर कभी यहाँ पे, ऐसा करके अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता रहता है। सिमिलरली ये भी जो बोरोन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी डीलोकलाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे। ठीक है, तो काफी तेजी से जो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके। ये भी देखो, ये भी काफी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, एक बार यहाँ 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 एक बार यहाँ। अब यदि ये ऑर्बिटल यहाँ पे हुआ तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये और एक ये। तो एक बार यदि यहाँ पे हुआ तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नीचे आएगा तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये भी यदि नीचे रहा तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऊपर रहा तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये इतनी तेजी से पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, इतनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है फ्रेंड, और इतनी तेजी से बॉन्ड बनाता है कि हमें फील ही नहीं होता है कि एक ही जगह पे बॉन्ड बना रहा है। बहुत तेजी से पोजीशन बहुत तेजी से करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है। हमें ऐसा देखने से लगता है कि दोनों जगह, जैसे देखो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके, मैं देख कहाँ पे, ये जो है दोनों जगह चौक होल्डर, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, काफी तेज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना। तो देखने से फील ही नहीं होता है कि ये जो है बॉन्ड है वो एक ही है, हमें लगता है कि बोरोन दोनों जगह पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहा है। तो देखने से तो हमें ऐसा ही फील होता है, ऐसा ही फील होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बोरोन के पास ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ऐसे डीलोकलाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसकी पोजीशन जो फिक्स नहीं रहता है, काफी तेजी से पोजीशन चेंज करता रहता है। यदि ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नीचे आएगा तो नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये वाला ऑर्बिटल जब नीचे है तो नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, और ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो काफी तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसलिए हमें कभी फील ही नहीं होता है कि बोरोन जो है एक ही हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। हमें तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो बोरोन है ये दोनों हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा फील होता है कि ये भी हमेशा दोनों हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, एक ब्रिज बॉन्ड बनता है। बताइए, समझ में आया, समझ में आया। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, ब्रिज बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ड्यू टू overlapping of sp2 hybrid orbitals of boron and 1s orbitals of hydrogen. Due to overlapping of sp2 hybrid orbitals of boron and 1s orbitals of hydrogen, delocalize orbital is formed. ठीक है, तो delocalize ऑर्बिटल कब बनता है, जब sp2 बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसके कारण क्या होता है, डीलोकलाइज ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड। अब ये जो बॉन्ड है अपनी पोजीशन इतनी तेजी से चेंज करता है ना, इसका शेप कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए, तो जब शेप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इतना तेजी से अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, इतने तेजी से अपने शेप को चेंज करते रहते हैं कि ऐसा शेप बन जाता है, ऐसा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको बताइए, तो थोड़ा बनाने जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बनाने जैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, इसलिए हम इस बॉन्ड को
जो आपका ब्रिज बॉन्ड है इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है काफी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसका इसका जो शेप है कुछ ऐसा दिखने लगता है, इसलिए हम ब्रिज बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको मिटा दो फ्रेंड। आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या करते हैं, ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। तो जो दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपने डाइमर और पॉलीमर बना के अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करें। इस तरीके से आपका ब्रिज बॉन्ड बनता है। ब्रिज बॉन्ड में क्या होता है, इसमें इस केस में हम बात करें बोरोन के केस में, तो बोरोन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है काफी तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो एक बार ये हाइड्रोजन के साथ ऊपर बॉन्ड बनाता है और एक बार हाइड्रोजन के साथ नीचे बॉन्ड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग ऊपर नीचे चल रहा है इसका, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे डीलोकलाइज ऑर्बिटल बनता है। डीलोकलाइज ऑर्बिटल बनता है। जो हाइड्रोजन के साथ जो तेजी से ओवरलैपिंग हो रहा है इसके कारण क्या बनता है, डीलोकलाइज ऑर्बिटल आपका बनता है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, ब्रिज बॉन्ड बनता है। तो एक बार ये बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। एक साथ में फ्रेंड दोनों के साथ नहीं बनाएगा, यहाँ पे तोड़ेगा यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे तोड़ेगा यहाँ पे बनाएगा, ये भी यहाँ पे तोड़ेगा यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे तोड़ेगा यहाँ पे बनाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या बनता है, एक ब्रिज बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये जो आपका डीलोकलाइज ऑर्बिटल है, ये इतनी तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं कि इनका शेप कुछ कुछ ऐसे दिखने लगता है, बनाना की तरह दिखने लगता है। इसलिए हम इसको जो ब्रिज बॉन्ड है इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू बोरोन एटम। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे होता है, बॉन्ड में। बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या बॉन्ड जो है काफी तेजी से मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो शेप है इसका जो शेप है वो बनाना के जैसे हो जाता है। तो इट टेक्स शेप्स ऑफ बनाना and the bond is called बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आया बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं। इसका इसको एक और नाम से पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, बोरोन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और H। तो देखो इस बोरोन ने अभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, अभी इसके अगले इंस्टेंट में क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड को तोड़ के इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और ये बोरोन अभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और इसके अगले इंस्टेंट में क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यदि इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड यदि ये बोरोन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यदि ये वाला बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला बोरोन जो है इसके साथ बनाएगा। एक समय में दोनों बोरोन जो है सेम हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, है कि नहीं। अब समझ लीजिए इस बोरोन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ में एक इंस्टेंट में इस वाले बोरोन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये वाला बोरोन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्ड में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इस बोरोन का एक और इस हाइड्रोजन का एक। ठीक है, ठीक है ना। और उसी इंस्टेंट पे इस बोरोन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इस बोरोन का एक इस हाइड्रोजन का। अभी अगले इंस्टेंट में क्या करेगा, बोरोन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके नीचे आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
अब उसी इंस्टेंट पे क्या करेगा, ये बोरोन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चले जाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब बताइए फ्रेंड, इस बॉन्ड में किसी भी एक इंस्टेंट पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? मेरे ख्याल से तो दो। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहेगा। यदि ये अपना बोरोन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च कर रहा है तो ये वाला बोरोन नीचे खर्च करेगा, और यदि ये वाला बोरोन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर खर्च कर रहा है तो ये बोरोन नीचे खर्च करेगा। मतलब इस बॉन्ड में एक इंस्टेंट पे दो ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक इस हाइड्रोजन का हो सकता है, एक इस बोरोन का हो, या तो हो सकता है इस बोरोन का हो। तो इस पूरे बॉन्ड में एक इंस्टेंट पे दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं? और एटम कितना है? तीन, 1 2 3। तो तीन एटम है और कितना? दो इलेक्ट्रॉन है। तीन एटम, दो इलेक्ट्रॉन है। और यूजली ऐसा होता है फ्रेंड कि दो एटम के बीच में यदि बॉन्ड बन रहा है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन। पर इस बॉन्ड में देखो, दो इलेक्ट्रॉन है पर एटम कितना है? तीन। इसलिए हम इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 3C2E बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर, यहाँ पे तीन सेंटर होता है और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ठीक है, थ्री सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें तीन एटम हो और उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन हो। तीन एटम के बीच में बॉन्ड बने और उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और याद रखना फ्रेंड, सारे के सारे बनाना बॉन्ड जो होंगे, सारे के सारे बनाना बॉन्ड जो होंगे वो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होंगे। हाँ, इस केस में है, पर सारे के सारे बनाना बॉन्ड में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से बनाना बॉन्ड में या कौन से ब्रिज बॉन्ड में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है और किस में नहीं? तो उसके लिए आप क्या करना है कि चेक करना है कि सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जो आपका डोनर एटम है, क्योंकि डोनर एटम है, उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। डोनर एटम आपका हाइड्रोजन का लोन पेयर नहीं था, तो सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और उनके पास था वेकेंट ऑर्बिटल, और जो आपका डोनर एटम उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और तब उनके बीच में ब्रिज बॉन्ड बनेगा, तब हम उसको बोलेंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में आपको याद रखना है। जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और आपका जो डोनर एटम है, डोनर एटम डज नॉट हैव लोन पेयर। डोनर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है और ब्रिज बॉन्ड बन रहा है या बनाना बॉन्ड बन रहा है, तब हम उसको बोलेंगे थ्री सेंटर टू ई बॉन्ड। 3C2E बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सारे के सारा ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड जो होता है 3C2E बॉन्ड नहीं होता है। सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और डोनर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में नहीं है। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में जब बना बॉन्ड उसको हमने क्या बोला? 3C2E बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, और देखिए, ये जो B2S6 है फ्रेंड, इसका मैं आपको 3D स्ट्रक्चर बना के भी दिखाता हूँ। ये जो है B2S6, ये इसका 2D स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा, वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये बोरोन और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका H।
ये इतने एटम जो होंगे फ्रेंड वो एक प्लेन में होंगे। कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? 6 एटम ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम और जो 4 बॉन्ड है वो एक प्लेन में होंगे। 6 एटम और 4 बॉन्ड जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे। और ये जो आपका ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है वो प्लेन से बाहर होगा। हम्म, हम्म, देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका जो 4 एटम होता है, जो 4 एटम जो होता है फ्रेंड, 4 एटम, वो सॉरी 6 एटम, 4 नहीं, 6 एटम जो होता है इसका एक प्लेन में होता है। और जो 2 एटम होता है वो प्लेन से बाहर होता है। और इसके जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं वो तो प्लेन में होते हैं। और जो ब्रिज बॉन्ड होते हैं, जो आपका ब्रिज बॉन्ड होता है वो क्या होता है, प्लेन से बाहर होता है। यदि हम एंगल की बात करें, जैसे जो टर्मिनल बॉन्ड्स के बीच का एंगल है उसको हम थीटा 1 बोलते हैं। और ब्रिज बॉन्ड के बीच का जो एंगल है हम उसको थीटा 2 बोलते हैं। तो याद रखना फ्रेंड, जो टर्मिनल बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, टर्मिनल बॉन्ड एंगल जो आपका थीटा 1 है वो ज्यादा होगा। थीटा 1 किसके इसके बीच का बॉन्ड एंगल है? टर्मिनल। वो ज्यादा होगा थीटा 2 से, जो कि ब्रिज बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल है। इसको याद रखना, जो बॉन्ड एंगल है वो टर्मिनल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा रहता है किससे? ब्रिज बॉन्ड से। ठीक है, ठीक है। चलिए बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होता है फ्रेंड, तो जो आपका बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड है, जो आपका बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड है वो ज्यादा होता है, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है। तो बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है किससे? जो ये वाला बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इस टर्मिनल बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो जो आपका बॉन्ड एनर्जी होता है फ्रेंड, जो आपका बॉन्ड एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यदि यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम, और इसका बॉन्ड लेंथ कम तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। हमने बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ा था, जब बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होगा फ्रेंड वो ब्रिज बॉन्ड का ही ज्यादा होगा। किससे? टर्मिनल बॉन्ड से। मुझे पता है, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हमने तो बॉन्ड पैरामीटर में काफी डिटेल में पढ़ा था कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। तो काफी सारे क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया था जिसमें हमने देखा था कि हम बॉन्ड लेंथ से क्या करते थे, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालते थे। यदि बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ा। तो यहाँ पे वही करना चाहिए था, क्योंकि जो बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए था, यहाँ पे ज्यादा की हो गया। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्मिनल बॉन्ड में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है
वो दो एटम के बीच में है कि नहीं। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 एटम के बीच में, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 एटम के बीच में, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एटम के बीच में। तो टर्मिनल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में। तो यदि आप ब्रिज बॉन्ड को देखेंगे, यदि आप ब्रिज बॉन्ड को देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है वो 3 बॉन्ड के बीच में है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 3 बॉन्ड के बीच में है। तो बताइए इस केस में, किस केस में आपको बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल रहेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन को 3 एटम पकड़ के रखें, या 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को 2 एटम पकड़ के रखें। बताइए, हर किसी का स्ट्रेंथ इक्वल है, ऐसा नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन के स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे दोनों, जितना बोरोन का स्ट्रेंथ यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, जितना हाइड्रोजन का यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। तो बताइए कौन से केस में मुश्किल होगा। इस केस में बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो जो हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, ये तो तब हमने पढ़ा था ना जब सेम टाइप के बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर करें, हम सेम टाइप के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते तब हमने ऐसा पढ़ा था। यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है फ्रेंड सेम टाइप का थोड़ी ना है, एक आपका ब्रिज बॉन्ड है, दूसरा टर्मिनल बॉन्ड है, अलग अलग टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पे फिर हम इस रूल से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा, ब्रिज बॉन्ड का ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किससे, टर्मिनल बॉन्ड।